کہ लावा पक रहा है, बहुत बुरे तरीके से पक रहा है, और जब फटेगा तो ये हिंदुस्तान के कोने कोने में इसके असरात होंगे। जो नाजरीन है उनको ये बता दूं कि हालात पहले बहुत खराब थे, ठीक, फिर कम खराब हुए, अब खराब होना बंद हो गए हैं, ठीक, अब अच्छाई की तरफ जाएंगे। मिस्टर प्रेसिडेंट, एक ख़ास तबका है और वो रोशन ख्याल तबका भारत में भी पाया जाता है, वो रोशन ख्याल तबका पाकिस्तान में भी पाया जाता है। वो समझते हैं कि जिस तरह इजराइल और तुर्की के दरमियान बायलैटरल ट्रेड अपनी जगह पर है, लेकिन उनके कशीदा हालात अपनी जगह पर हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि दो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान दो मुख्तलिफ तर्ज के पैरामीटर्स हों और प्रिंसिपल स्टैंड यानी इशू एक ही रहे? ऐसा मुमकिन है पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक के दरमियान? जी, तो उसमें यह है कि तुर्की का कोई हिस्सा जो है वो इसराइल के कब्जे में नहीं। एब्सोल्युटली। तो इसलिए वो एक दूसरे के साथ तिजारत कर सकते हैं। जहाँ तक रोशन ख्याल तबके का ताल्लुक है, जी, उनका नाम नहीं लेना चाहता। जब मैं जिनेवा में होता था तो जो हिंदुस्तान के लोग हैं, एक वो जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे हैं, जो खुलकर बात कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम आपसे बरतर हैं, हम पवित्र और पाक हैं, आप नापाक हैं, हम इस धरती को आपसे पाक करना चाहते हैं, मुसलमानों को, आपको पाकिस्तान नहीं बनाना चाहिए था, इसकी आपको सज़ा देंगे। और ये उनके नेता भी कहते हैं और जो उनके प्रचारक भी और उनके जो पैरोकार हैं वो सारे के सारे कहते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ एक मुनाफिक चेहरा है भारत का, जो मीठी ज़बान में बात करते हैं। लेकिन मैं जब जनीवा में था तो एक जो हिंदू शख्सियत थी वहाँ, बैंकारी से उनका ताल्लुक़ था, उन्होंने कहा कि ये छोटे मोटे काम जो है, ये कपड़े बनाना या इस किस्म की सनत की ज़रूरत नहीं है, ये हम आपको कर देंगे, आप सिर्फ जो है हमें खाम मवाद दे दिया करें। तो उनकी हमेशा से ये दिलचस्पी रही है 1947 से अब तक कि पाकिस्तान की सनत जो है किसी तरीके से, या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उसमें किसी तरीके से वो मजबूती हासिल न कर सके। तो मैं ये कहता हूँ कि ज़रा होशियारी के साथ, यानी ये कि अगर आपके चूल्हे में आग नहीं है तो मुस्तार लेने के लिए वहीं जाएंगे वो जो आपकी सारी की सारी पूरी रियासत की आग बुझाना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। तो इसलिए ज़रा, तो मैं ये कहूँगा कि वो रोशन ख्याल तबका नहीं है। अच्छा, भारत में रोशन ख्याल तबका है और पाकिस्तान में भी है। मैं आपको बताता हूँ कि आप और मैं भी रोशन ख्याल तबके में शामिल होंगे। क्या मतलब मेरा इससे है? मेरा मतलब इससे ये है कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान या पूरे ख़ित्ते में जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, हम समाजी इस्तेहकाम चाहते हैं। उसके लिए मसला कश्मीर को हल करना होगा। आप जो कश्मीरियों की लाशों के ऊपर यहाँ अमन की इमारत खड़ी नहीं कर सकते। यानी एक तरफ हम अमन की बात करें, सलामती की बात करें, खैर सगाली की बात करें, और दूसरी तरफ जो है हिंदुस्तान के जो फौजी हैं वो कश्मीरियों को अपनी बंदूकों से भून रहे हों, ये नामुमकिन है, मुमकिनात में शामिल नहीं, मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान के लिए खून दे रहे हैं। 47 में भी उन्होंने खून देना शुरू किया था। ये जो हमने आज़ाद खित्ता आज़ाद करवाया है, जिसको आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, या गिलगित बल्तिस्तान, लोगों ने किस लिए खून दिया था? पाकिस्तान की खातिर दिया था। और अगर हिंदुस्तानी जो है वो कब्ज़ा न करते मखूज़ा जम्मू कश्मीर के ऊपर, तो हम लोग ये खित्ता और कश्मीरी, वहाँ के कश्मीरी, ये खित्ता आज़ाद करवा चुके होते, उसे पाकिस्तान का हिस्सा बनवा चुके। शोएब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जनरल साहब फरमाइएगा, ये जो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर जो पेशरफ्त हो रही है, इसकी आपकी नज़र में कितनी अहमियत है? जबकि पाकिस्तान की वजारत खारजा ने भी कहा है कि सालिसी की ज़रूरत होगी, और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी इस बात की तस्दीक की है। और अब जो शाह महमूद कुरैशी साहब यूएई में मौजूद हैं, वहाँ पे इत्तलात ये आ रही हैं कि भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। यूएई के सफ़ीर का जिक्र किया है कि उन्होंने वाशिंगटन में बाकायदा तौर पे कहा है कि यूएई बहसीत एक दोस्त के, जो कि हिंदुस्तान का भी है और पाकिस्तान का भी, कोशिशें जारी। अब इस वक्त जो सूरत हाल अगर सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान की हम करें, पाकिस्तान ने 4-5 मरतबा मुख्तलिफ मराहिल में, और आखिरी मरतबा अगर आपको याद हो तो जब ये ट्रेड और ये यान और इसकी बात हुई थी कि जी ट्रेड शुरू हो हिंदुस्तान के साथ, तो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाकायदा तौर पे ऐलान किया था कि पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ कश्मीर के मसले पे वही है जो कि पहले था। अच्छा, वही कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेलेवेंट रेजोल्यूशंस के मुताबिक होना चाहिए, ये रिप्रेशन खत्म होनी चाहिए, कश्मीरियों को उनके हुकूक मिलने चाहिए, जो कि वहां पे इस वक्त एक बहुत बड़ी जेल में मौजूद हैं।
اب اس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, وہ اس وقت UAE جاتے ہیں, ان کی ہندوستانی فارن منسٹر سے بات چیت ہوتی ہے. دیکھیے یہ مسائل ایسے ہی حل ہوتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں, پاکستان میں اب ایک یہ محاورہ بن گیا ہے کہ یار اس کو تو آپ نے مسئلہ کشمیری بنا لیا. بالکل, کوئی بھی چیز ہو, یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے بیٹھے 4 باتیں کی. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے, اس کو ہم پولیٹیکل ول کہتے ہیں. اگر تو آج نیو دلی اور اسلام آباد میں جو حکومتیں ہیں وہ پولیٹیکل ول اپنی استعمال کرتی ہیں جو کہ جنرل مشرف کے زمانے میں نظر آ رہا تھا, تو یہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس کا کوئی ایسا حل جو کہ ہم ڈپلومیٹک زبان میں ون ون سچویشن کہتے ہیں نکل سکتا ہے. لیکن میں آپ کو اور آپ کے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بتا دوں کہ حالات پہلے بہت خراب تھے, پھر کم خراب ہوئے, اب خراب ہونا بند ہو گئے ہیں, اب اچھائی کی طرف جا رہے ہیں. اچھائی کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو حالات ہیں یہ اس پورے ریجن کے لیے سید نذیر صاحب بہت ضروری ہیں, کیونکہ اس خطے میں اس وقت جو پاکستان کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے, اور اہم معاملہ افغانستان کا ہے, وہاں سے امریکی افواج کے انخلا کا ہے, پھر طالبان سے مذاکرات میں پاکستان نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. تو یہ امن لانا اور پھر نائبرز کے ساتھ اچھے تعلقات, یہ تو بہت بہتری کی جانب ہم جا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے. یقین آپ نے جو اشارہ کیا ہے, آج کل جو اکانومی ہے, آپ کی جو کنیکٹیوٹی ہے, آپ کے جو پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے ٹورزم یا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ امن کے ساتھ ساری جڑی ہوئی ہے. تو جب تک خطے میں امن نہ ہو تو ظاہر یہ ساری چیزیں تو نہیں ہو سکتی. وہ امیجیٹ سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, ایک ڈسٹنٹ سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں. تو اس میں پاکستان تو امیجیٹ سٹیک ہولڈر ہے, پھر اس کے بعد ڈسٹنٹ سٹیک ہولڈر میں ریجن آ جاتے ہیں اور باقی دنیا. تو وہاں پر سب سفارتکاری اس پر مرکوز ہو جاتی ہے. اور ظاہر ایسے موقع پر اگر خطے میں آلریڈی حالات خراب ہو, جس طرح ہمارا مشرقی سرحد بھی ایکٹیو تھا, سیز فائر نہیں ہوا تھا, اور جس طریقے مغربی ابھی تک ایکٹیو ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف چائنا بھی لداخ میں آ چکا تھا اور وہاں پر بھی ڈس انگیجمنٹ نہیں ہوئی تھی. میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے, یہ صرف ڈس انگیجمنٹ ہے, یہ ڈی اسکلیشن بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر اس کے نتیجے میں کچھ جو فوجیں انہوں نے جو ایکسٹرا انڈکٹ کیے کشمیر میں, اگر وہ اس پہ کچھ کمی لاتے, ایک گڈ ول جسچر تھا, اس کا کچھ مطلب ہے کہ اس ڈس انگیجمنٹ کا ایک عملی ثبوت تھا کہ آگے بڑھ رہے ہیں بات چیت یا تعلقات. دوسری بات یہ تھی کہ جس طریقے سے UAE کے سفیر, اس کے تقریباً 13-14 سال ہو گئے امریکہ میں, بڑے تھنک ٹینکس میں بھی وہ حصہ لیتا ہے اور امریکہ میں کافی وائبرنٹ ہے. تو ظاہر ہے کہ امریکہ اگر ڈائریکٹ آتا ہے تو پھر چھوٹے ممالک یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید اس پر سٹرنگ ہے یا پریشر ہے. سفیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ میرا فیلڈ تو نہیں ہے, لیکن محسوس لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ امریکہ کے دباؤ میں کر لیا. تو پھر وہ چھوٹے ملک کو سامنے کرتے ہیں, جس طریقے سے UAE ہے اور اس کے تقریباً برابر تعلقات ہیں پاکستان انڈیا کے ساتھ. تو انہوں نے یہ گو بٹوین کا کردار ادا کیا. اب یہ گو بٹوین کا جو کردار ہے, اس میں جو ایک بات کی طرف سفیر صاحب نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ آیا وہ سٹیچر کے لیڈرشپ موجود ہے پاکستان انڈیا میں یا اس خطے میں, جو کہ اس بڑے مسئلے کو جو کہ 73 سال سے ایک رستہ ہوا ناسور ہے, اس کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. مجھے انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو بڑا بھائی ہے, جو نیبر ہے, اس میں جو آج کل جس کی حکومت ہے, اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے, جو ہمارا پرائم منسٹر بھی بتاتا ہے, فارن منسٹر بھی بتاتا ہے, اگر اس مائنڈ کے سیٹ کے ساتھ ہے تو پھر مجھے آگے بڑھنا, جس طرح کمپریہنسو اور کمپوزٹ اور یہ سارے ہوئے ہیں, ایک قدم آگے 2 قدم والے پیچھے. لیکن ایک بات ہے کہ اس موقع پر جو انڈیا کو ریلیف ملا ہے انٹرنل طور پر جو ان کے مسائل ہے, اور دوسرا ہم جو FATF کے, کیونکہ اس کے 3rd ڈے FATF کا اجلاس ہو رہا تھا اور پھر انڈیا نے پورا زور لگا دیا کہ پاکستان پھر بلیک لسٹ کی طرف چلا جائے. تو میرے خیال میں باقی محاذوں پر وہ چیز نظر نہیں آتی. یہ اگر نظر آنی ہے تو کشمیریوں پر لاک ڈاؤن, ان کو ریلیف دینا, ٹروپس کا وڈرال یا کم کرنا, اور تیسری بات یہ کہ ڈپلومیٹک طور پر کچھ ایسے ورچرز لانا جس میں FATF میں وہ جو منفی کردار, اور پھر افغانستان میں جو گیم سپوائلر کا کردار ہے, ان سب چیزوں کو ملا کر
हमने पढ़ना होगा। तो फिर मेरे ख्याल में कि एक कम्प्रिहेंसिव हल की तरफ जा सकते हैं। और फिर खित्ते के जो अमन की आपने बात की, तो अमन की एक कीमत होती है। ठीक, वो कीमत ये नहीं है कि आप दब कर उसको अदा करें, वो कीमत को आप बैलेंस करके अपने आपके जो स्ट्रेटेजिक कार्ड्स होते हैं, आपका जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आपकी जो अदरवाइज ठीक है इकोनॉमी भी उसमें है, लेकिन पुअर वेन वार में इकोनॉमी मैटर नहीं करती। अफगानिस्तान में हम मिसाल देख रहे हैं, 2 दहाइयों के बाद दुनिया का सबसे बड़ा वार मशीन नाटो और अमेरिका सबसे यूनिपोलर पावर वो वापस जा रहा है। तो जाहिर है ये किसिंग ऑफ द डस्ट ऐसे तो नहीं आया है ना। ठीक, तो ये चीजों को देखना पड़ता है। ठीक है। जनरल साहब ये हमने देखा ये जो भारत के साथ जो गुज़िश्ता कुछ अरसे में हमारे ताल्लुकात की नौयत रही, उसमें हमने देखा कि एक टेंशन तो रही, और फिर भारत ने जिस तरह की चालाकियां की और फिर हमने उनको अपना मसल तो दिखाया, उनको पता चल गया, यानी अस्करी लिहाज से तो हमने अपना आप उनको बता दिया। लेकिन अब यह है कि अब चूंकि पूरे खित्ते में सिफारतकारी को मौका मिल रहा है और सिफारतकारी हो रही है और इनखिला की बातें हो रही हैं, बेहतरी की बातें हो रही हैं, तो इस इनखिला में जैसे कि नजमुल साकिब साहब भी फरमा रहे थे कि हमें एक तो विन विन सिचुएशन भी रखनी है, फिर हमने मकबूजा कश्मीर का जो मामला है उसको भी सरे फहरिस्त रखना है, क्योंकि असल में तो यही मामला है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान फ्लैश पॉइंट है। देखिए, मैं 2-3 चीजें करूंगा जो हम पीछे भी डिस्कशन कर रहे थे और फिर ये आपका जो सवाल आया। देखिए, जहां तक ताल्लुक है यूएई का, पहली बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि यूएई की अपनी बसात नहीं है, लेकिन इन एनी केस यूएई अगर करे भी तो वो कोई ऑनेस्ट ब्रोकर नहीं हो सकता। ये वाहिद मुल्क है जिसने कश्मीर के ऊपर सबसे पहले स्टेटमेंट दी थी जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये भारत का अंदरूनी मामला है, बड़ा अच्छा हो गया जो उन्होंने किया, इससे तरक्की होगी कश्मीर। तो ये तो उनका माइंड सेट है। तो कहीं अमेरिका ने उनको काम पे लगाया है और वो हमें बैठाने की कोशिश कर रहे हैं।